नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब लोग। मैं प्रतीक सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी एक श्रृंखला चल रही है जहां पर हम पिछले 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ संभावित प्रश्नों की श्रृंखला को भी जारी रख रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्रम में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत अच्छे उम्दा तरीके से सीख रहे होंगे। साथ ही साथ ये भी सीख रहे होंगे कि क्या पेपर का पैटर्न रहता है पिछले 10 सालों को ऑब्जर्व करते हुए और क्या परिवर्तन होने की संभावना है, वो आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। अक्सर करके हम इसी प्रकार की सीरीज आपके लिए ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे लेके आते हैं। तो आज का दिन है मंगलवार और जैसे कि हमारी टीम अभी बाहर है तो आपके लिए ये क्लास रिकॉर्डेड मोड पर आपके सामने प्रस्तुत होगी। और रिकॉर्डेड मोड पर हो, लेकिन भले ही आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी बातों को पूछना है, कमेंट करना है। कोई भी डाउट होगा तो मैं उसे बाद में पढ़ के आपके कमेंट का रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में यानी थर्सडे वाली क्लास में अवश्य करूंगा। और एक चीज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। और जिससे कि भाई देखिए, क्लास इसलिए रखी गई कि आपकी छुट्टी ना हो और आप लोग क्या कर सके, अपनी तैयारियों में व्यस्त रहें जिस प्रकार आप लोग चल रहे हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन और कौन सी डेट का पेपर आज हमने सॉल्व करना है। देखिए, ये हमारा यूपी कांस्टेबल का एक टाइम टेबल है जिसमें आप लोगों को टाइम टेबल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। किस प्रकार टाइम टेबल है तो एक बार मैं बता देता हूं सभी लोगों को। जैसे 8 बजे आपको मालूम है योगेंद्र सर की क्लास होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। 8 बजे रीजनिंग में क्लास होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैम की। ठीक है। फिर 10:30 की बात करें तो जितेंद्र सर की क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और 10:30 बजे की बात करें तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेरी क्लास होती है। ये हमारा यूपी पुलिस का पोस्ट है। वीडियो का 6 बजे प्रतीक सर, 6 बजे हिंदी और 6 बजे रीजनिंग की क्लास आपके सामने आपको देखने को मिलती होगी अक्सर करके। ठीक है बच्चों, चलें तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम आगे लेकर चलते हैं और हम कुछ सीखने का, नया कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं सेशन में। भाई आपको उसी प्रकार इस सेशन में रहना है जिस प्रकार आप लाइव रहते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास का ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर इस पर जुड़ सकते हैं और आपको डेली पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए तो आज की क्लास में कौन सा शिफ्ट करने चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये 26/10/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ना। फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी उसका ये पेपर है। एक बार इसको देख लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल, क्लास का समय 10:30 बजे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और उस क्वेश्चन को सभी लोग बहुत प्यार मोहब्बत से देखिएगा और नहीं आए तो पूछने का प्रयास भी कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 990 रुपए पर 5 वर्ष में 16% की दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज आप सभी को मालूम है, साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज है। वो साधारण क्यों है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि यहां पर प्रत्येक वर्ष मिलने वाला ब्याज क्या रहता है प्यारे बच्चों, समान रहता है। प्रत्येक वर्ष मिलने वाला ब्याज क्या रहता है, समान रहता है। यानी अगर आप दर, मूलधन और दर को परिवर्तित ना करें तो हर साल मिलने वाला ब्याज क्या रहता है, समान रहता है। यहीं पर एक बात ध्यान रखिए, 16% अगर एक साल की दर है तो 5 वर्ष में, यानी अगर हम कुल दर की बात करें, संयुक्त दर की बात करें तो जो कुल दर है वो 80% होगी। क्या होगी, 80% होगी। 80% कैसे आएगी बेटा, 16 इंटू 5 है ना, 16×5 80, यानी 80% निकालना है हमें इसका साधारण ब्याज। तो हमारा जो एसआई है वो 990 का 80%, 80% का मतलब होता है बेटा 4/5। 5 से इसको काट दो, 5 से इसको काटोगे, 5 एकम 5, 4 और 9, 5 9 45, 4 0 5 चौके 20 है ना, 4 और 0 5 अट्ठे 40। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 9 36 और 3 39, 4 एकम 4 और 3 7। यानी सही जवाब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आएगा, 792 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको ये उसी प्रकार समझ में आया होगा जिस प्रकार आपको लाइव क्लास में समझ में आता है और कोई दिक्कत परेशानी की आपको यहां पर मैं समझता हूं बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया है क्वेश्चन, और कोई दिक्कत परेशानी अगर लगती है
तो आप लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, पूछ सकते हैं। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन किस प्रकार हमारे लिए काम करेगा, एक बार सेकंड क्वेश्चन पर सभी लोग प्यारे बच्चों नजर बनाएं। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का जो अंतर है वो 928 रुपए है। कितना अंतर है बेटा, 928 रुपए का अंतर है। तो हमें यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये बच्चों चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी वस्तु पर 23% के लाभ पर, यानी अगर आप वस्तु को 100 रुपए का मानते हैं तो आप उसे कितने का बेचते हैं, 123 का। और 9% की हानि यानी आप उसे कितने का बेचते हैं, 91 का। गौर से देखिएगा, यानी अब दोनों के बीच अंतर कितने का होता है, 9 यहां से 23 यहां से, यानी 32 रुपए का अंतर होता है, जिसकी वैल्यू 928 रुपए है। 32 रुपए का अंतर जिसकी वैल्यू क्या है, 928 है। अब आप गौर से देखिए, 32 से इसको काट दीजिए, 32 से ये कटेगा दो बार, 32 दूनी 64, 64 8 72, यानी हमारा ये आएगा 28, 288। 288 का मतलब है 32 इंटू 9, 32 इंटू 9 क्या होता है हमारा, 288 होता है। यानी एक का मान 29 है, तो 100 का मान यानी जो सीपी है वो 100 गुणा 29 होगी, और आंसर क्या हो जाएगा, 2900। यानी सही जवाब क्या होगा, 2900 विल बी द राइट आंसर। प्यारे बच्चों एक बार बताएं क्या ये क्लियर है, हाँ या ना बोलिए। उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा। चलिए बताइए क्या ये क्लियर है बेटा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था। इस पर सेल के दौरान दो छूट दी है, 20% और 15% की। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है, एक बार ज्ञात करना है। सभी लोग देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2100 रुपए की कोई वस्तु थी, इस पर सेल के दौरान दो तोड़ता छूट दी हुई है, 20% और 15% की, ठीक है। और आपको खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अक्सर करके मैं आपसे कहता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है। दो तीन तरीके हैं, या तो आप एमआरपी को 2100 रुपए के हिसाब से कंसीडर करिए, या फिर इसको एक क्रमिक छूट के अनुसार भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे, क्वेश्चन में लिखा है 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। यानी अगर एमआरपी, अगर अंकित मूल्य 5 रुपए है, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है 1/5, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी वो 4 रुपए की बिकेगी। इसके बाद अगर हमसे वो कह रहा है 15% की छूट है दूसरी, 15% का इसी क्रम में मतलब होता है 3/20, यानी अगर 20 का माल है तो 3 रुपए कम करके 17 का बिकेगा।
अब यहाँ पर देखो बड़ा एकदम बड़ी नॉर्मल सी बात है, 20 पंजे 100 एमआरपी हो गई, तो एसपी कितनी हो गई 68 रुपए। अब इस 100 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन वाले ने 2100 रुपए। जीरो से जीरो कट गए, एक का मान 21 आ गया, 21 इंटू 8 करेंगे, 21 इंटू 8 करने पर आपको प्राप्त होगा 168, हाथ से लग जाएगी 16, 21 इंटू 6 हमारा होता है 21 इंटू 6 126 और 16 142। तो 1428 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। चलिए, तो उम्मीद करता हूं मैं ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात फिलहाल आपको नजर नहीं आती होगी। इनकेस अगर आए तो आप लोग बेटा स्वतंत्र है अपनी प्रॉब्लम को कमेंट के माध्यम से पूछने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सोहेल ने 2250 रुपए में से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से, है ना, यानी सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा है, ठीक है। हाँ, अंत में, एक साल के अंत में, इस लाइन को ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा है, त्रिशला ने कितना निवेश किया था? त्रिशला का निवेश बताना, ऑप्शन डी में 2920 लिखा हुआ है, परेशान ना होइएगा। तो एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लें, स्क्रीन से हटा हुआ हूं, एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लें। चलिए आइए गौर से देखिएगा। अक्सर करके मैं कहता हूं ये 2250 रुपए इसने निवेश किया। आइए एक बार, तो आपको एक कौन है, एक तो आपका सोहेल है ना, एक तो आपका कौन है बेटा, सोहेल है। और हमेशा कहता हूं मैं साझेदारी के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगली कौन है लड़की जो है वो त्रिशला है, ठीक है, सोहेल और त्रिशला। अब सोहेल ने जो अपना कैपिटल लगाया है, वो कैपिटल लगाया है 2250 रुपए का, 2250 रुपए का। और ये शुरू में ही आ गया था, 12 महीने की बात हो रही है, इसका मतलब ये 12 महीने के लिए रहेगा। तो इसका जो प्रॉफिट बनेगा, गौर से देखा, अच्छा त्रिशला 3 महीने बाद आई थी, यानी त्रिशला 9 महीने के लिए रही थी। मैं आपसे हमेशा कहता हूं अगर कोई चीज कट रही है तो उसको काट, यानी ये मैं 4 कह देता हूं तो ये मैं 3 कह देता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, अब देखो 22 से 50, अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी है कि इसका जो अनुपात है लाभ का वो 25 अनुपात कितना है 24 है। गौर से देखिए 25:24। अब इस 25 की वैल्यू अगर आप निकालने जाए तो 4 का गुणा करेंगे, तो 4 से 4 जीरो हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। गौर से देखिए, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, हाथ लगी 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 25 का मान 9000 के बराबर है। 25 का मान किसके बराबर है, 9000 के बराबर है। 25 से काट देते हैं तो एक का मान क्या निकलेगा, 25 दिया 75, 15 और 0 25 चिन्ह 150, 360। अब हमें मालूम है कि एक का मान 360 है, तो 24 का मान होगा 24 गुणा 360। अब ये जो वैल्यू है वो 3 से गुणा करके आई है, यानी यहां पर जो वैल्यू है वो क्या होगी, 24 गुणा में 120, है ना। अब देखो 24 गुणा 120 का मतलब क्या है कि जो त्रिशला की कैपिटल है, जो त्रिशला की कैपिटल है वो क्या होगी, 24 गुणा 120, 24 गुणा 120। जीरो से जीरो ले लो, 12 चौक 48 होता है, 12 दूनी 24 और 4 28, यानी 2880 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रश्न यानी आगामी वर्ष होने वाली परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। मुझे मालूम है हो सकता है एक बार में ये प्रश्न सभी के समझ में ना आया हो, तो इसको एक बार मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपके सामने ये प्रश्न एग्जैक्टली उसी फॉर्म में पहुंचे जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया। मैंने कहा सबसे पहले सोहेल ने 2250 रुपए निवेश किए थे 12 महीने के लिए, त्रिशला का 9 महीना था, और जो इनका अनुपात था वो 25:24 था। मैंने कहा सबसे पहले आसान बना लो, इस 12 और 9 को 3:4 में डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो लाभ है वो हमेशा अनुपात के रूप में आता है, तो कोई चीज कटती है तो उसको सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा 2250 का 4 से गुणा किया, तो जो 25 की वैल्यू दी है 9000, एक का मान 360,
तो जो 24 का मान है 24 गुणा 360 यहाँ पर बनेगा। जैसे यहाँ 9000 बना है, वहां पर 24 इंटू 360। अच्छा, ये जो वैल्यू है हमें मालूम है इन दोनों का गुणा करके 9000 बनता है। तो यहाँ पर x इंटू 3 इसकी वैल्यू ये होगी। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका 3 से भाग दे दो। तो ये निकला 24 इंटू 120। 24 इंटू 120 मेरे बच्चों कितना होता है, 2880 होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी इसी क्रम में, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यहां तक क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट कोई परेशानी मैं नहीं समझता किसी को होगी। और फिर भी एक बात कहता हूं, आपके लिए सेशन बनाया गया कि जिससे आपका कोई नुकसान ना हो। तो फिर भी अगर आपको ऐसा महसूस होने लगे कि साहब ये क्लियर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से इसको दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया आप लोगों की परफॉर्मेंस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। यानी जितेंद्र और उमर की बात करें तो इनका औसत 70 है। उमर और श्यामल की बात करें तो 56 है। जबकि श्यामल और जितेंद्र की बात करें तो 78 है। तो पूछ रहा है तीनों का औसत स्कोर क्या है। सबसे पहले यह ध्यान रखिए, जितेंद्र के साथ उमर आ रहा है, उमर के साथ श्यामल आ रहा है, और श्यामल के साथ जितेंद्र आ रहा है। तो अगर औसत की बात करें, औसत की बात करें तो औसत का मतलब ही क्या है, औसत का मतलब है कि योगफल, योगफल कुल योगफल बटे में संख्या। क्या मतलब होता है, योगफल बटे में संख्या। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगी। यही तो होता है हमारा औसत, है ना, यही होता है हमारा औसत, योगफल बटे में संख्या। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जितेंद्र है, कौन है, जितेंद्र और उमर। तो मैं ऐसे करता हूं कि जितेंद्र और उमर, भाई यू का मतलब उमर लिख रहा हूं, इनका औसत 70 था। यानी इनका योगफल कितना होगा, 140। बात समझ में आ गई, क्योंकि 70 एक का है तो दूसरे का भी मैंने कहा एवरेज का मतलब बराबर, 70 इंटू 2, यानी इनका जो योगफल है वह कितना होगा, 140 होगा। इसी प्रकार उमर और श्यामल, उमर और श्यामल है तो इनका 56 है, यानी 112 होगा। और श्यामल और जितेंद्र का जो योगफल है वो होगा 78, यानी 156। अब अगर मैं इनका योगफल जोड़ू तो जितेंद्र 2 बार है, उमर 2 बार है, श्यामल 2 बार है। यानी 2 बार मुझे जितेंद्र, उमर और श्यामल को जोड़ना है। तो 6 और 2 8 हो गया, 5 और 1 6, और 4 10 हो गया, 1 और 3 4, यानी 408 हो गया। गौर से देखिएगा, अब 408 हो गया तो जितेंद्र, उमर और श्यामल की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा, 204। क्या आ गई, 204। इनका औसत बताना है, तो औसत के लिए आप क्या करोगे बेटा, 204 बटे में 3 लोग, 3 लोग, 3 6 18, 3 8 24, यानी 68 विल बी द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर 2 से भाग क्यों दिया है। उसका रीजन है कि जब ये दो दो लोगों का ग्रुप एक साथ आएगा, दो दो लोगों का ग्रुप एक साथ आएगा, तो वहां पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो ट्वाइस हो जाएगी एवरेज में। ठीक है, चलिए, तो मैं समझता हूँ ये इस क्रम में आपको बहुत उम्दा तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अगली तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन अगला चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1200 रुपए को 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर पर निवेश किया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया, अर्जित ब्याज बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1200 को 10% पर लेके आया है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना। मैंने हमेशा कहा कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है, देयर आर 3 मेथड, 3 तरीके हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के। एक होता है स्ट्रक्चर, यानी जहां पर हम पूरी तरीके से उसको ब्याज को देखते हैं कैसे वो परिवर्तित होता है। दूसरा तरीका होता है रेशियो मेथड, हम रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। तीसरा तरीका होता है अप्लाइड फॉर्मूला, यानी जो 2a + b 3a + 3b वाले में फॉर्मूले आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो 1200 का 10% निकालोगे, पहले साल में 120 मिलेगा, फिर 120 मिलेगा, बात सही है, और फिर 120 का 10% यानी 12 रुपए मिलेगा। तो सीआई की बात करें तो ये 240 और 12 जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 252 रुपए सीआई निकल के आएगा। यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
बोलिए। क्लियर है बेटा? चलिए, उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ चले। अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान था और उम्मीद है कि आपके समझ में बात आ गई होगी। ठीक है। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। ठीक है। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर, यानी काम का जब छठा हिस्सा पूरा हो जाता है, जो भी इनका काम है उसका छठा हिस्सा जब पूरा हो जाता है, तो 1/4 श्रमिक क्या होते हैं, वो चले जाते हैं। 1/4 श्रमिक क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में यहां तक आ गई होगी। ठीक है। अब क्या कह रहा है, काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगता है। सबसे पहले दो तरीके से इसको करेंगे। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 60 × 36 कर दें, फिर उसका 1/6 निकालें। एक बार और देखते हैं। 60 व्यक्ति 36 दिन में कोई कार्य कर रहे थे और 1/6 उन्होंने कर दिया है ना, 1/6 उन्होंने कर दिया। ठीक है। अच्छा, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 लोग छोड़कर चले गए, यानी अब जो लोग बचे हैं वो हमारे पास 45 बचे हैं। क्योंकि 60 का अगर 1/4 श्रमिक छोड़कर चला गया, यानी 15 छोड़कर चला गया, तो बचा कितना, 45 लोग बचे होंगे। अब वो क्या कर रहा है, वो कार्य का कितना भाग करेंगे, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, अगर काम का 1/6 भाग पूरा हो गया तो बचा कितना, 5/6। और करेंगे कितने दिन में वो देख लेते हैं। अच्छा, 36 दिन में हो रहा था क्या? ओके, यहाँ पर 60 लोग 36 दिन में, नहीं ये 36 नहीं आएगा, 1/6 भाग है ना, यानी 6 आएगा, 6 दिन में हो जाएगा। कितने दिन लेंगे ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये 6 से 6 कटा, ठीक है। 5 से ये 9 बार कटा है, 3 से ये 3 बार कटा, 3 से ये 2 बार कटा और 3 से ये 20 बार कटा। इसका मतलब जो दिन अभी और लगेंगे वो 40 दिन और लगेंगे। आपको मालूम है 1/6 काम होने में 36 का 1/6, आपको मालूम है ये 6 दिन लगे थे। तो जो कुल कार्य है, कुल दिन जो होंगे, पहले वाले 1/6 और यानी 6 दिन और प्लस 40, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 46 दिन। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं मौजूद होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। कैसे किया मैंने एक बार फिर बता देता हूं कि भैया 60 लोग कार्य कर रहे थे, कार्य का 1/6 भाग यानी 1/6 कर लिया। अच्छा, जब वो 1/6 कार्य करते हैं तो जो 36 दिन का 1/6 है, यानी उन्होंने दिन कितने लिए होंगे, 6 दिन लिए होंगे। अब जब 1/4 लोग चले गए तो लोग बचे 45, और कितना कार्य करना है, 5/6। कितने दिन में वो हमने देख लिया। इसको जब सॉल्व किया तो दिन कितने निकले, 40। 40 दिन ये और 6 दिन पहले वाले, इसका मतलब कुल जो कार्य है प्यारे बच्चों वो कितने दिन में समाप्त होगा, वो 46 दिन में समाप्त होगा। बोलो बच्चों, क्लियर है ये बात? उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात मुझे नहीं नजर आती है। और फिर भी अगर आपको मैं बार बार कह रहा हूं, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से इसको पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो उम्मीद है कि ये दिक्कत नहीं है कोई भी, और ये समझ में आ चुकी है। ठीक है। चलो, क्या कह रहा है, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया गया। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। यानी हमें बताना है कितना भाग पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भाग पूछा जाए, कितना भाग है, तो सबसे पहले देखो कितना कार्य किया है और कितना कार्य टोटल था। तो मैंने कहा 28 व्यक्ति 90 दिन में कोई कार्य करते हैं, तो यानी 28 गुणा 90, और टोटल जो कार्य था वो 42 व्यक्तियों ने 75 दिन में किया था, यानी 42 गुणा 75। और 14 से जो बार, 14 से 3 बार, 15 से 6 बार, 15 से 5 बार, 3 से 2 बार, यानी आंसर क्या आ गया, 4/5। बोलो आंसर क्या आ गया, 4/5, यानी ऑप्शन बी। तो मैं समझता हूं बड़ा आसान क्वेश्चन था। बड़े आसान तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार ये क्वेश्चन चला और किस प्रकार ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ चले, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और अगर फिर भी कोई परेशानी लग रही है तो बेटा आपसे एक ही बात कही जाती है कि अपना कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रखने की कोशिश करिए। ठीक है, कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक किलोमीटर में 3 किलोमीटर अधिक तेज चले, यानी अपनी गति को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे साइकिल से चलते समय, तो गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे का कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल से कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलाई? ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन क्या है, 240 किलोमीटर को पहले वो एक गति से जाता था। अगर इसका सामान्यतः सॉल्यूशन देखोगे, क्षमा कीजिएगा थोड़ी सी छींक आ रही है। तो इसका सामान्य सॉल्यूशन है कि अगर उसकी गति को, उसकी आप सामान्य गति, अगर आप x मानेंगे तो उसकी जो नई गति है वो x+3 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? x+3 हो जाएगी। गौर से देखिए, अब वो अगर 240 को x+3 से चलेगा और 240 को x से चलेगा, तो इसमें जो समय में अंतर आएगा वो क्या है? 4 घंटे का। एक तो ये तरीका है कि आप इसको पूरा सॉल्व करिए। ठीक है, ये तो इसका सामान्य तरीका हो गया। अच्छा, जो डी ऑप्शन है वो आपको दिख नहीं रहा है। डी ऑप्शन में एक बार देख लेता हूँ कि डी ऑप्शन में है क्या, मुझे भी नहीं दिख रहा है इसमें एक्चुअली में। देख लेता हूँ कंफर्ट यूजर में क्या बना है। अच्छा, डी में 15 लिखा है। यहाँ लिख देता हूँ कि जो डी है वो 15 लिखा है। ये तो इसका सामान्य विधि होगी। सामान्य तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जब आपको मालूम है दोनों ही केस में 240 किलोमीटर गया, तो 240 के फैक्टर कर लो यार एक बार। 240 के क्या करो? फैक्टर कर लो एक बार। जब आप 240 के फैक्टर करोगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि उसकी गति को 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमने क्या कर देना है? बढ़ा देना है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देना है? बढ़ा देना है। अब आप एक बार गौर से देखो, 240 को अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी स्पीड 12 है, तो इसका जो समय होगा वो कितना होगा? 20 घंटे होगा। और अगर मैं इसकी स्पीड को 15 मान लेता हूं, तो 15 एकम 15, 15 छिके 90, यानी कितना समय आएगा यहाँ पे? 16। यानी आपने ऑप्शन से उठाना प्रारंभ किया इस क्वेश्चन को। तो आप देखिए 20 से गति 4, यानी 12 से गति क्या हो गई? 3 बढ़ गई, और समय क्या हो गया? 4 घंटे कम हो गया। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बाई चांस आप कहते हैं नहीं सर ऐसे ही कराइए, तो एक बार इसको भी मैं पूरा करा देता हूँ। एलसीएम लोगे तो ये आएगा x² + 3x, और ये आएगा 240x माइनस का 240x प्लस 720 बराबर 4। 240 240 कटेगा, x² का 4 से गुणा भाग दे, 4 से कटेगा x, तो x² + 3x, और ये 180 होगा, इधर जाएगा माइनस का 180। इसको 80 के ऐसे फैक्टर करने जिनके माइनस करके 3 आए तो 15 और 12 होते हैं। तो x² + 15x माइनस का 12x माइनस का 180 बराबर 0। x कॉमन लोगे x + 15 आएगा, माइनस का 12 कॉमन लोगे x + 15 आएगा, बराबर का 0 हो जाएगा।
तो एक वैल्यू आएगी x प्लस 15, एक वैल्यू आएगी x माइनस 12 बराबर 0। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -15 और प्लस का 12, माइनस हो नहीं सकती, यानी आंसर क्या होगा 12। ठीक है, अच्छा 12, यहां ध्यान रखिएगा 12 आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि 12 इसकी नॉर्मल गति थी। अच्छा, उसने पूछी है इसकी साइकिल की गति, तो साइकिल की गति तो इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई थी ना, यानी सही आंसर क्या होगा 15। सही आंसर क्या होगा 15। तो 12 तो इसकी नॉर्मल गति है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल के दौरान इसने बढ़ा दी, यानी इसका सही जवाब क्या होगा बेटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पैदल पूछता तो आंसर 12, पैदल पूछता तो आंसर 12 होता। लेकिन ये क्या है, सामान्य विधि है। मैं कहता हूं इस प्रकार सोचने से अच्छा है, और अगर आप इस प्रकार नहीं भी सोच पा रहे हैं तो भाई उसी से कर लो, यानी एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व तो कर लो। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जहां पर गतियों में अंतर देके वह समय दे देता है और दूरी दे देता है, तो वहां आप लोगों ने क्या कर देना है, ऑप्शन की अप्रोच लगा देनी है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात मुझे नहीं नजर आती, और फिर भी अगर रह जाए कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो आप लोग बेटा उसे अवश्य ही पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। एक बार इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना पड़े तो। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। ठीक है, स्थिर जल में यानी शांत जल। ठीक है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर चला सकती है। धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, मैं आपको बता देता हूं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा नाव और वेग के बारे में, यानी वोट एंड स्ट्रीम के बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट बताए मैं इसको आगे नहीं ले जाऊंगा। तो एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट किस प्रकार चलता है, एक बार सभी लोग देखिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं वोट एंड स्ट्रीम है ना, यानी नाव, हिंदी में लिख देते हैं नाव एवं धारा। तो हमेशा ध्यान रखिए जो नाव है वो दो प्रकार से क्या करती है, अपने आप को ट्रेवल कराती है ना, दो प्रकार से। कैसे कैसे, एक बार तो नाव चलती है धारा की दिशा में, यानी अनुकूल दिशा में। अनुकूल प्रवाह का मतलब होता है समान दिशा, या इसे लिख सकते हैं धारा की दिशा, है ना, धारा की दिशा में भी इसको कहते हैं। ठीक है, अनुकूल, और इसे इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अगर मैं इसकी स्पीड को u मानता हूं, इसकी स्पीड को v मानता हूं, तो इस केस में स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यही धारा के विपरीत इसको कहते हैं प्रतिकूल प्रवाह में, और इसको कहते हैं अपस्ट्रीम। इस केस में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, ये आपने पढ़ी होगी। ठीक, अब इसको फर्दर कैसे और एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा अगर इन दोनों को एक समीकरण मान लूं और इनको जोड़ दूं, तो गौर से देखिएगा, यहां मिलेगा मुझे डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, और यहां b से b कट जाएगा, 2u मिलेगा। u क्या है, मेरी नाव की गति है, यानी मैं अगर नाव की स्पीड यानी वोट की स्पीड निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट करूंगा ds प्लस यूएस बाई 2। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। इसी प्रकार अगर मैं इनको माइनस कर देता तो मुझे यहाँ मिलता ds माइनस यूएस, ये u से u कटता तो इस बार 2v आता। v का मतलब स्ट्रीम यानी धारा, धारा को इंग्लिश में स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, धारा को स्ट्रीम कहते हैं और इसको वोट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रीम यानी धारा की गति मैं कैसे निकालता, धारा या स्ट्रीम की गति, तो वो निकलती मेरी ds माइनस यूएस बाय। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको थोड़ा सा बेसिक क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आपको क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, आना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक क्लियर हो गया होगा, आपके समझ में ये बात आ गई होगी। अब उस क्वेश्चन पर चलेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब उस क्वेश्चन पर चलेंगे जो क्वेश्चन हमसे उसने पूछा हुआ है। ठीक है, चलो आज हम क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार। स्थिर जल में, स्थिर जल में यानी ये आपको वोट की स्पीड बता देगा। तो जो नाव है, जो नाव है उसकी गति क्या है,
नाव की जो गति है वो 135 किलोमीटर, 7.5 घंटे को क्या 15/2 कह सकते हो आप लोग, यानी 15/2, 15 से ऊपर 15 से 9 बार 9 दूनी, नाव की गति 18 है। ठीक है, अब जो धारा के विपरीत जा रही है, धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 जा रही है, 4 घंटे में 48। धारा के विपरीत आपको मालूम है, अगर मैं इसको यू कंसीडर कर रहा हूं तो धारा के विपरीत का मतलब है अप स्ट्रीम, यानी यू माइनस बी, यानी यू माइनस बी की जो वैल्यू है वो हमें दी है 48/4 यानी 12। अब यू की स्पीड तुम्हें मालूम है 18 है, 18 माइनस बी बराबर 12, तो v की जो वैल्यू होगी वो 18 माइनस 12 यानी 6 होगी। यानी जो हमारी क्या है, क्या पूछा है, पानी की धारा की गति, यानी जो धारा की गति है वो धारा की गति यानी स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी बेटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आसान क्वेश्चन था, बस हो सकता है कि हमने कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो, इस वजह से ये हमें क्वेश्चन ना आए, अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है बच्चों, तो एक बार जल्दी से बताएं क्या ये क्लियर है बेटा। जल्दी से बताएं बेटा ये क्लियर है, हाँ या ना का कमेंट कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्गत का मान बात करिए भैया, मान ज्ञात करना है, सिंपल बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। तो आप देखिए यहाँ पर गौर से देखिए कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा, यहाँ कहीं ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं ब्रैकेट लगा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, टाइपिस्ट महोदय ने गलती कर दी, एक ब्रैकेट इसमें और होना चाहिए। हाँ, 31 से पहले एक ब्रैकेट है, 31 से पहले एक ब्रैकेट सही लगा है। 38 माइनस 30 और है बेटा, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन एक बार सही लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, 72 डिवाइडेड बाय 38 माइनस का 30 है ना, ये इस पे ये ब्रैकेट है, फिर माइनस का ये ब्रैकेट है 31 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, फिर ये 3 ब्रैकेट खत्म है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, उसको सही कर लीजिएगा। 72 डिवाइडेड बाय 38, फिर माइनस का 30, फिर माइनस का 31, माइनस का 60 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, ये सही है। थोड़ी क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पर ध्यान रखना, इस 31 से पहले यहाँ पर माइनस का 30 और लिखा है, ये ऐसे ब्रैकेट है और फिर ये है। ठीक है, ये यानी इसके बाद ये स्टेप है। ठीक है, जो मैंने नीचे सही लिख दिया है। तो बोर्ड मास ये कहता है कि डिवीजन से पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ब्रैकेट में भी अगर क्रम की बात करें तो ब्रैकेट में ये क्रम, फिर मझला, फिर बड़ा, है ना, यानी सबसे छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट हमारा क्या होता है, सॉल्व होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सही से दिख रहा है, नहीं तो मैं यहाँ लिख दूं एक बार ढंग से क्वेश्चन, जिससे दिखने लगे सही से। 72 डिवाइडेड बाय है, बड़ा ब्रैकेट है 38 है, फिर माइनस में मझला ब्रैकेट है 30 है, फिर माइनस में छोटा ब्रैकेट है 31 है, माइनस का 60 है, डिवाइडेड बाय 4 है, और इंटू में 5 है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर बचला ब्रैकेट, और फिर ये बड़ा। ये इस प्रकार क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका सही ये लिखा है क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, गलती ना हो जाए भाई। ठीक है, हम तो इसी को सॉल्व कर देते, वो तो अच्छा हमने चेक कर लिया, एक ब्रैकेट कम लिखा। अब हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट यानी ये सॉल्व होगा, इसमें भी डिवीजन। अब देखो कैसे कर रहे हैं, जल्दी जल्दी देखना है। 4 का डिवीजन दोगे 60 से 15 आएगा, 15 इंटू 75 होगा, 75 माइनस का है, यहां तक 75 माइनस का, इसमें से 31 जाएगा, तो माइनस का 34 बाहर आएगा, जो कि यहाँ जाके प्लस का 34 हो जाएगा। प्लस का 34 30 में जुड़ेगा, 64 आएगा, 64 माइनस का आएगा, और 38 में से 64 माइनस होगा, यानी ये आएगा 72 डिवाइडेड बाय माइनस का 36।
अब मैं क्या करूंगा, 72 बटे माइनस आगे लगा दूंगा 36, यानी आंसर निकालूंगा -2 विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। तो अगर आपको ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना आता है तो आप बड़े आसान भाषा में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों बताओ एक बार फिर से देख लें। मैंने कहा 60 का 4 से भाग दिया, 15 इंटू 5 75, 75 में से 31 गया, 75 में से 31 गया तो माइनस का क्या आएगा, अच्छा हाँ 75 में से 31 गया तो माइनस का 44 आएगा, माइनस का 44 प्लस का हो जाएगा तो यहाँ 74 आएगा, अच्छा 74, और 74 में से 38 जाएगा, 38 और 6, हाँ सही है -36। तो देख लो थोड़ी गलती हुई लेकिन ये -36 ही आएगा, 36 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पहले हमने सॉल्व किया है 15, 15 को फिर इनसे गुणा किया 75, 75 में से 31 को माइनस किया 44, माइनस का 44 में 30, ये प्लस हो जाएगा तो 74, 74 में से 38 गया तो ये माइनस का 36 आया। तो मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आपके ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, अल्टीमेट परफॉर्मेंस आप लोग कर रहे होंगे। और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि भैया रिकॉर्डेड क्लास है तो सीखना नहीं है। आपका ध्यान रखा गया है कि भैया आपका कोई भी चीज मिस ना हो जाए, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी अपने जीवन। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर। अब ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 113 को अलग अलग डेसिमल से लिख दिया, तो परेशान मत होइए। मैं हमेशा कहता हूँ या तो आपको जोड़ना आता हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, ऐसे कर लो, यहाँ 3 है, अरे यहाँ 3 हो गया। कंप्यूटर जी आजकल गड़बड़ बहुत कर रहे हैं, 1.13 है, फिर ये होगा 0.1, ये ऐसे होगा, यहाँ 3 है और यहाँ ये 4 है, ठीक है। अब मैंने कहा 4 है ना, तो सबसे पहले 4 के साथ तो कोई होगा नहीं, तो 4, 3 यहाँ पर है ना, 3 के साथ 1 और 3 जुड़ेगा, और तो कोई जुड़ेगा नहीं, तो 4 कर दो। फिर दूसरे के साथ ये जुड़ेगा 1, और यहाँ पर जुड़ेगा हमारा कौन सा, यहाँ पर हमारा जुड़ेगा कौन सा बेटा, एक सेकेंड रुक जाओ। 3 के साथ 3 को आपने लिख दिया, क्योंकि जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर 4 है तो इनको 4 सबको बना दो, जैसे यहाँ पर 3 जीरो लगा दो, 4 होगा, यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, और यहाँ पर कितना, 1 जीरो लगा दो, तो 3 आ गया, 1 3 4 होता है, 0 0 खत्म। तो यहाँ पर तीसरा डेसिमल ले रहे हैं, तो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, यानी 2, और यहाँ पर हमारा 0 है, यहाँ पर हमारा 0 है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या है, 0 है, यानी 2। फिर हम इसको चौथे को लेंगे तो 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर हमारा कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसे मत करो, थोड़ा सा देख ही लेते हैं, है ना, थोड़ा देख लेते हैं। 113, फिर है 11.3, फिर है 11.3, फिर है 1.13, फिर है हमारा 0.113, फिर है 0.011, ये है। आ जाओ ऐसे कर लेते हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर यहाँ आ जाओ, तो 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, सही है। 3 और 1 4 और 1 5 यहाँ पर हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 यहाँ पर हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 125.5543, 125.5543, ये है। यहाँ पर कंप्यूटर जी ने डेसिमल नहीं लगाया, डेसिमल ध्यान रखना। तो सही आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे आप, मैं मतलब ऐसे जोड़ता हूँ इसको कि चौथा डेसिमल 3 है, चौथा किसी में है नहीं, तो 3, तीसरे में यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर है सिर्फ 1, 1 और 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। फिर मैं दूसरे को जोड़ता हूँ, तो 1 यहाँ पर दूसरा है, 1 यहाँ पर दूसरा है, 2, और दूसरा यहाँ पर है हमारा, अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पर 3 है, यानी 5, ठीक है। फिर मैं पहला जोड़ता हूँ, तो 0 यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 है, 2, और यहाँ पर 3 है, 5, तो ये 5, फिर है ना। फिर 111 में 11, 113 में 11 जोड़ूंगा, 124 हो जाएगा, और 125, यही तो आंसर आया 5543। एक बार चेक करो, हाँ। तो मैं इस प्रकार जोड़ता हूं, लेकिन चलो आपको थोड़ा समझाने के लिए इस प्रकार मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। बताओ बच्चों, क्लियर है ये बात। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं, अगर ये तरीका दिक्कत देता है तो भैया ऐसे कर लिया, कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं है। अगला है 7/16 और 7/48 का अंतर क्या है। ये तो बड़ा सिंपल सा फ्रैक्शन है, आसान है ये बहुत।
बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ जाएगी बात। बहुत आसान है। क्या है भाई, 7/16 में से 7/48 को माइनस करना है। जब भी माइनस करना हो डिनोमिनेटर सेम कर दो, 3 से यहाँ पे गुणा कर दिया। अब एलसीएम लोगे 48 आएगा, और ये 21 में से 7 जाएगा, 14 बचेगा, 2 से काट दो, यानी 7/24 विल बी आंसर। 7/24 यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बोलो बेटा क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आसान है यहाँ तक। ये तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक है। यानी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है सभी के नंबर इसमें क्या होंगे, पूरे आएंगे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करते जाइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 16, 24, 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है? जब भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करने लगे और जो इनसे कटती है, तो सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम निकालो। क्या निकालो? इनका एलसीएम निकालो। वह संख्या जो 26, 16 और 28 से कटेगी, यानी इनका जो लासा होगा वो लासा क्या होगा, किस किस का लासा निकालना है? 26, 24 और 28। देखो कैसे निकालते हैं। इसको लिख दो पहले 4 इंटू 4, इसको लिख दो 8 इंटू 3, 8 है यहाँ पर, 3 लिख दो, ये 4 इंटू 7 है, 7, 16 3 48 होता है, 48 इंटू 7, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 28 और 5 33, यानी 336 इनका लासा होगा। यानी जो संख्या इससे कट सकती है पूर्णतः वह 336 होगी। लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अगर सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। इसमें 336 का भाग लगा दीजिए। 336 दूनी क्या होगा हमारा? 336 दूनी होगा 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6 और 1 7, 672। 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 327। अब हमने एक जीरो 9 और लगाया। अब अगर 9 बार काटोगे, 9 बार 10 बार काटोगे, 10 बार तो कटेगा नहीं, 9 3 27 है, 9 बार काट दो। 9 बार काटोगे 9 6 54 हो जाएगा, हासिल 5, 9 3 27 और 5 32, हासिल 3, 9 3 27 और 3 30, यानी 9 में से 4 गए 5, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 0 गया 0, यानी ये 255 एक्स्ट्रा है इस नंबर के पास। 9999 में से 255 हटाया तो 9 में से 5 गया कितना आया? 4 आया। 9 में से 5 गया कितना आया? 4 आया। 9 में से 2 गया कितना आया? 7 आया और 9, तो 9744, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बोलो बच्चों क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी से बोलो इट इज क्लियर और नॉट, जल्दी से बताएं इट इज क्लियर और नॉट। कुछ नहीं किया मैंने कहा सबसे पहले अगर कोई संख्या इनसे कटती है, अगर कोई संख्या इससे कटती है तो उसका लासा निकाल लो। लासा निकाल लो, और लासा में क्या करो, लासा में क्या करो बेटा, फिर सीधी सी बात है। अच्छा आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आपको बताता हूं एक तरीका अगर आपके दिमाग में आ जाए। 336 का जब आप 30 गुना करोगे, 30 गुना करोगे तो सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है वो 10,000 से ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि 300 का अगर 336 का 3 गुना कर रहे हो तो सिंपल सी बात है वो 10,000 से ऊपर होगा, क्योंकि 333 का 3 गुना 1000 हो जाता है ना लगभग। तो 336 है, तो सीधी सी बात है कि 30 बार तो नहीं जा रहा है, 30 बार से पहले निकाल दो, 29 बार ही आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। अगर आपको करना है तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते 336, आपको मालूम है 30 पर जाते ही ये 5 अंकों की संख्या बच जाएगी, यानी 29 पर मामला सेटिस्फाई हो जाएगा। 336 इंटू 29 भी आप क्या कर सकते थे, कर सकते थे। 336 29 जब आप जैसे ही करते तो आपको पता पड़ता कि संख्या क्या निकल के आ रही है, हमारी संख्या क्या निकल के आ रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो 336 का 29 से गुणा करके जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी जो वैल्यू आएगी उसमें हमें क्या करना है, फिर प्लस कर देना है। और अगर इसमें कोई दिक्कत है, डायरेक्ट अप्रोच जाने में कोई दिक्कत है, चूंकि लासा मासा भी हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, तो आप इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर ना हो, बार बार आपसे एक ही चीज कहता हूं, क्लियर ना हो कोई भी चीज तो आप बेटा फ्री है उसको पूछने के लिए, आप उसे क्या कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। ठीक है।
चलिए, तो ये आपने उम्मीद करता हूं मैं नोट कर लिया है बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखें। 160, 720 और 400 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे। गौर से देखोगे 160 मासा का मतलब है जो चीज हाईएस्ट है। 160, 160, 720 और 400 में जो सबसे बड़ी चीज है वो जीरो तो है ही है, यानी इसके मासा में 10 तो आएगा ही आएगा। जब 10 चला गया तो ये 16 4 से कटता है, 8 से भी कटता है, 16 से भी कटता है। 72 बचा, 72 8 से कटता है लेकिन 16 से नहीं कटता, तो 8 हो सकता है, इन दोनों में 8 आ सकता है। जो 40 है, 40 किससे कटता है? वो 8 से कटता है, ठीक है, बड़े से, 16 से नहीं कटता। यानी कितना आएगा? 8 और आएगा। तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा आंसर? 80 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और अगर कोई दिक्कत परेशानी लगे, महसूस हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब है कि अगर पूर्ण वर्ग का मतलब को क्या होता है बेटा? पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण, ठीक है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा? सबसे पहले देखो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब है कि वह संख्या, अगर कोई पूर्ण वर्ग है तो संख्या के सभी जो फैक्टर्स है, यानी जो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो एक पूरा मान देगा। क्या मान देगा? पूरा मान देगा, है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको एक इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट समझा। इकाई अंक से कैसे देखेंगे इसको? पहले देखो, ध्यान रखना, गणित में इकाई के जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक होते हैं। इनमें से ध्यान रखना, इनमें से ध्यान रखना, कुछ अंक ऐसे हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, जैसे कि 2 3 7 और 8। ये वो अंक है, ये चारों अंक वो हैं जो कभी किसी संख्या के वर्ग में नहीं आ सकते। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये सभी चार की चक्रिता को फॉलो करते हैं, चार की चक्रिता को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी किसी इकाई का अंक नहीं बन सकते, किसी भी वर्ग का, है ना, परफेक्ट स्क्वायर का। अब आप एक बात देखो, यहां पर कौन सा, अगर यहां पर कौन सा अंक है जो कि 2 3 7 8 से आया, तो आप देखोगे 2 3 7 8 में सिर्फ एक ही अंक है जो 3 है, वो नहीं आया। इसका मतलब सही जवाब तो यही होगा। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंतिम दो अंक 1 से 24 तक बैठे होंगे स्क्वायर वाले, तो 16 भी होता है, 4 भी होता है, और ये 41 441 भी होता है। एक ये भी तरीका होता है, लेकिन हमने कहा कि वो तरीका तब लगाते जब क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होता। ये क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान है, इकाई के अंक से चेक हो गया, यानी वह संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका कभी भी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता। अब मान लो ऑप्शन में 2 3 7 8 होता ही नहीं, फिर हम किससे चेक करते हैं? फिर हम लास्ट 2 डिजिट से चेक करते हैं, यानी 1 से 24 तक की कहानी को चेक किया जाता। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई। एक बार नोट कर लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट को, और अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो इस कड़ी में
तो आप लोग उस डाउट को भी क्या कर सकते हैं बेटा, बड़ी ईमानदारी से यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करें। अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका था यूपी पुलिस कांस्टेबल का 26 अक्टूबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ पेपर का क्वेश्चन नंबर 16। जनरली आपके में 18-19 क्वेश्चन आते हैं, इस शिफ्ट में आपके 18 क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखें। 264, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा सभी लोग। क्या कह रहा है, 264 को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया गया तो छोटे भाग का मान क्या है। तो हमेशा 10 क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि आसान रहने वाले हैं, अगले 5 क्वेश्चन क्या है वो मॉडरेट हो सकते हो, और बाकी के 3 आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से 3 और 4 चेक करते हैं। ये हमेशा अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा। ठीक है, 264 तो 31 और 13 में बांटना है, बड़ा आसान है। 31 और 13 का मतलब ही है कि वो 44 के बराबर है। 44 का मान 264 दिया है, 6 से काट दो, 1 का मान 6 आ गया, 13 छिंग कितना हो गया 78, यानी छोटा मान कितना आ गया 78। अगर बड़ा पूछता तो 31 इंटू 6 कर देते तो आंसर क्या होता 186 होता, आंसर क्या होता 186 होता। लेकिन उसने पूछा हमसे छोटा प्रश्न था, तो मैं समझता हूं कि ये छोटा आपके समझ में आ चुका होगा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। और फिर भी अगर मैं बार बार कह रहा हूं, आप कभी भी इस क्लास में ये फील मत करिएगा कि आपके कमेंट को नहीं पढ़ा जाएगा। आपकी कोई भी समस्या है, आप क्वेश्चन के साथ कमेंट कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में सर दिक्कत है। अगली क्लास जो आपकी गुरुवार की होगी उसमें उस डाउट को भी कंफर्म करा दिया जाएगा, आपके कमेंट भी पढ़े जाएंगे, है ना। तो ये इसलिए कि आपकी भैया पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपका जो एक क्रम चल रहा है वह क्रम ना टूटे, इस वजह से इस क्लास को हमने आज का रखा है आपके माध्यम पर। ठीक है, चलिए तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन और है शायद इस शिफ्ट में, एक बार उसको और देख लेते हैं। एक है कि दो है, नहीं एक ही क्वेश्चन है, तो एक बार इसको और देख लेते हैं। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, यानी अगर आपको उस परीक्षा को पास करना है, एडमिशन लेना है, तो 72% अंकों की आवश्यकता है। यदि परीक्षा के अंक 650 है तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, हिंदी एकदम शुद्ध है, बड़ी शब्दावली वाला यूज करता है वो अपने हिंदी में। मैं आपको नॉर्मल भाषा में प्रश्न समझा देता हूं कि आपके समझ में आ जाए। कह रहा है कि एक परीक्षा में टोटल जो अंक है, मैक्सिमम मार्क्स है वो 650 है। अगर आपने उस परीक्षा को पास करना है, क्लियर करना है उस एग्जाम को, तो आपको कितने अंक लाने पड़ेंगे, 72% अंक लाने पड़ेंगे। तो अंकों में वो मार्क्स कितने हैं, यानी अगर हम देखें कि वह अंक कितने हैं जिस पर हम पास हो जाए, वो हमसे यहाँ पर क्या किया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बड़ा आसान सा है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है बेटा, इसमें 72% आपको निकालना है। सिंपली किसका, 650 का। तो जो कट ऑफ होगी हमारी, जो कट ऑफ होगी हमारी, उसको गौर से देखिए। जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या होगी बेटा, 72% हो जाएगी। 72% किसका, 650 का। यानी 72 को मैं लिख सकता हूं, या तो 72/100 लिख लो, या 72 को 4 से काट के 18/25 भी आप लिख सकते हैं। तो 18/25 लिखना ज्यादा उचित रहेगा, किसका, 650 का। अब देखो 650 को जब काटने जाओगे तो 25 दूनी 50 होता है ना। 15 बच गया, 15 और 0 यानी 25 छिंग 150। 26 इंटू 78 है, 26 इंटू 18, 26 इंटू 18 तो 18 छिंग कितना होता है, 108 होता है। 18 दूनी 36 और 10 46 होता है, यानी सही जवाब 468 आएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों, 68 विल बी द राइट आंसर। 58 विल बी द राइट आंसर। बताओ भाई, क्लियर है। तो ये था हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का 26 अक्टूबर का, 26 अक्टूबर जो पेपर हुआ था, 26 अक्टूबर 2018 में जो पेपर हुआ, उसका फर्स्ट शिफ्ट का हमारा, उसका फर्स्ट शिफ्ट का हमारा ये क्या हो गया, पेपर सॉल्व हो गया। फर्स्ट शिफ्ट हमने देख लिया। भाई देखो, जब भी पेपर आता है तो बच्चा सबसे पहले क्या देखता है,
सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन चेक करता है कहाँ हो रखे हैं। तो ये आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास ऑलरेडी इस क्लास में आपको मैंने कहा 10 साल के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, यानी 2012 तक, 12 22 का तो अब होगा, यानी 11 और 10 तक के हम सारे करेंगे। तो उस क्रम में हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, 2018 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, हाँ 17 का पेपर 18 वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और आज का सेशन भी आपने उसी क्रम में सीखा होगा जिस क्रम में आप लाइव क्लास को पढ़ते थे। तो अब हम लेंगे थर्सडे को, यानी गुरुवार के दिन। और आपको जो भी कोई परेशानी रह गई हो इस सेशन में, किसी भी क्वेश्चन में रह गया हो, चूंकि आप लोग बोल नहीं पा रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे, लेकिन वो मेरे पास नहीं पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन वो पहुंच जाएंगे मेरे पास। आप कमेंट छोड़ दीजिएगा और हम उसको गुरुवार वाली क्लास में जरूर देखेंगे। एज इट इज क्वेश्चन में आपको कहोगे तो दोबारा डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए भाई, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर वालों को प्रणाम कहिएगा और अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल सिर्फ एक क्या है, जरिया है यूपीएसआई तक हमारा पहुंचने का, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ है, लास्ट यूपीएसआई तक। ठीक है, चलो तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ध्यान रखिए, जय हिंद।